वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द सितंबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो चलिए इस महीने के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर गहराई से चर्चा करते हैं। आज हमारे पास हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भूमिका से लेकर कैंसर के नए इलाजों, फिर न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स और भारत की अपनी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब काफ़ी कुछ है समझने और जानने के लिए। और हाँ, ये सभी टॉपिक्स यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये डेवलपमेंट्स न सिर्फ साइंटिफिक फ्रंटियर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि भारत कैसे टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस और अपनी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझें, इनके कोर कॉन्सेप्ट्स और करंट एप्लीकेशंस को देखें। हाँ, और ये जानने की कोशिश करें कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इनके की इनसाइट्स क्या हैं और ये भारत और दुनिया के लिए क्यों मायने रखते हैं। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और हेल्थ केयर सेक्टर से। हाल ही में खबर आई कि भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, जिसे जीआरएन कह रहे हैं, उसमें शामिल हो गया है। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये भारत की जो इंडिया एआई स्ट्रैटेजी है उसके साथ अलाइन करता है और दिखाता है कि भारत रिस्पॉन्सिबल एआई अडॉप्शन को लेके कितना सीरियस है। देखो, हेल्थ एआई एक जिनीवा बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। हाँ, जो रिस्पॉन्सिबल एआई पर फोकस करता है, और जीआरएन इसी का एक हिस्सा है। जीआरएन का जो मेन एम है वो है रेगुलेशन और कोलैबोरेशन के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना, एआई इन हेल्थ के लिए। मतलब एक तरह का ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसके मेंबर्स को एआई रिलेटेड रजिस्टर्ड सॉल्यूशंस के ग्लोबल पब्लिक रिपोजिटरी का एक्सेस मिलता है। इससे क्या होता है कि वो दुनिया भर में डेवलप हो रहे सेफ और इफेक्टिव एआई हेल्थ टूल्स के बारे में जान सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं। और भारत की तरफ से कौन शामिल है इसमें? भारत की तरफ से इसमें आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस यानी NIRDHTS और मैटी के तहत आने वाला इंडिया एआई इनिशिएटिव शामिल है। और पार्टनर कंट्रीज में यूके, सिंगापुर जैसे देश भी हैं हमारे साथ। अच्छा, तो हेल्थ केयर में एआई पर इतनी कड़ी निगरानी या कहें कि स्ट्रांग ओवरसाइट की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? इसमें ऐसा क्या अलग है? हाँ, देखो, इसके पीछे कई वजह हैं और ये यूपीएससी मेंस के लिहाज से समझने जरूरी है। सबसे पहली और सबसे अहम बात है पेशेंट सेफ्टी। हाँ, वो तो है। एआई का सीधा असर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग, पेशेंट केयर, इन सब पर पड़ता है। अब सोचो, अगर एआई गलत हुआ या बायस्ड हुआ तो कितना खतरनाक हो सकता है ना? तो सेफ्टी और रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स तो टॉप प्रायोरिटी हैं। बिल्कुल। और दूसरा है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। एआई सिस्टम्स को काम करने के लिए बहुत सारा सेंसिटिव मेडिकल डेटा चाहिए होता है। पर्सनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी बनाए रखना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और जरूरत भी। हाँ, डेटा प्राइवेसी तो आजकल हर जगह एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तीसरा है एथिकल यूज एंड फेयरनेस। हमें ये पक्का करना होगा कि एआई सिस्टम्स में एल्गोरिथमिक बायस ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो किसी खास ग्रुप के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करे, और एआई का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, खासकर जो वंचित तबके हैं उन तक बराबरी से पहुंचे। ये एल्गोरिथमिक बायस वाला पॉइंट थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, जैसे मान लीजिए एआई को ट्रेन करने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ उसमें किसी एक रेस या जेंडर के लोगों का डेटा ज्यादा है, तो वो एआई मॉडल उसी ग्रुप के लिए बेहतर काम करेगा और दूसरों के लिए शायद उतना सटीक ना हो या गलत नतीजे दे। ये हुआ एल्गोरिथमिक बायस। अच्छा, समझ गया। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो, कई एआई सिस्टम्स, खासकर डीप लर्निंग वाले, एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। ब्लैक बॉक्स मतलब ये कि वो आपको नतीजा तो बता देंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि उस नतीजे पर पहुंचे कैसे। प्रोसेस ओपेक रहता है। तो हमें एक्सप्लेनेबल एआई यानी XAI की जरूरत है, ताकि डॉक्टर्स और पेशेंट्स समझ सकें कि फैसला कैसे लिया गया। हाँ, ये तो जरूरी है, विश्वास के लिए भी। बिल्कुल। और पांचवा है लायबिलिटी मैनेजमेंट। अगर एआई की मदद से हो रहे इलाज में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई मेडिकल एरर हो, तो जिम्मेदारी किसकी? डॉक्टर की, हॉस्पिटल की, या एआई बनाने वाली कंपनी की? ये लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, जरा इस पहलू को खोलते हैं। हेल्थ केयर में एआई के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। एप्लीकेशंस काफ़ी डाइवर्स है। पहला तो है डायग्नोस्टिक्स। एआई मेडिकल इमेजेस जैसे एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज, इनको एनालाइज करके बीमारियों का पता लगाने में मदद कर सकता है, खासतौर पर कैंसर जैसी बीमारियों के अर्ली डिटेक्शन में। कोई उदाहरण है भारत में? हाँ, जैसे एम्स और सीडैक का iOncology.ai प्लेटफॉर्म है जो कैंसर डिटेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है।
और एआई ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को भी तेज कर रहा है, नए पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करके। अच्छा, और हॉस्पिटल्स में? दूसरा एरिया है हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल सेटिंग्स। रोबोटिक सर्जरीज में एआई प्रिसिजन और कंट्रोल को बेहतर बनाता है, जैसे एम्स दिल्ली में डाविंची सर्जिकल सिस्टम इस्तेमाल होता है। हाँ, सुना है उसके बारे में। फिर वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स हैं, जैसे सरकार का ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, वो एआई का इस्तेमाल करके इनिशियल डायग्नोसिस या ट्रियाज में मदद कर सकता है। और हेल्थ डेटा मैनेजमेंट, आजकल डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स की बहुत बात हो रही है। हाँ, वो तीसरा बड़ा क्षेत्र है। भारत का जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, ABDM, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स EHR को मैनेज करना, हॉस्पिटल के काम करने के तरीकों को ऑप्टिमाइज करना, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, इंश्योरेंस क्लेम्स की प्रोसेसिंग को ऑटोमेट करना, इन सब में एआई अहम भूमिका निभा रहा है। ये सब सुनने में तो भविष्य की एक बहुत अच्छी, बहुत एफिशिएंट तस्वीर लगती है, पर जमीनी हकीकत में इसे अपनाने में क्या रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल। चुनौतियां भी कम नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ी है इंटरऑपरेबिलिटी की कमी। मतलब अलग-अलग हॉस्पिटल्स और हेल्थ सिस्टम्स अक्सर अलग-अलग सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। जो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। इससे सीमलेस डेटा शेयरिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर डेटा सिक्योरिटी का रिस्क तो है ही, और वो एल्गोरिथमिक बायस वाला मुद्दा जो हमने पहले डिस्कस किया। अगर ट्रेनिंग डेटा ही बायस्ड है तो एआई मॉडल भी बायस्ड होगा। जैसे वो ब्लैक पेशेंट्स वाला उदाहरण आपने दिया था। हाँ, बिल्कुल। कुछ स्टडीज में पाया गया कि कुछ एआई टूल्स ब्लैक पेशेंट्स की हेल्थ नीड्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। फिर एथिकल चैलेंजेस भी गंभीर है। फेयरनेस और जस्टिस कैसे सुनिश्चित हो, पेशेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे लिया जाए, खासकर जब डेटा का सेकेंडरी यूज हो रहा हो। और क्या टेक्नोलॉजी डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते को कम कर देगी, वो ह्यूमन टच वाला पहलू? ये भी एक चिंता है, बिल्कुल। इसे डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। और इसके अलावा इंक्लूसिविटी एंड एक्सेस चैलेंजेस हैं। अक्सर डेटा सेट्स में रूरल, ट्राइबल या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। और हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच भी एआई को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट या ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है। उन्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी। तो दूसरे देश इन चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं? क्या कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनसे भारत सीख सकता है? कुछ उदाहरण? हाँ, कई देश इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। जैसे फिनलैंड में एआई बेस्ड रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स काफी सफल रहे हैं, हॉस्पिटल विजिट्स कम हुए हैं। सिंगापुर फेडरेटेड लर्निंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है। फेडरेटेड लर्निंग, ये क्या है? इसमें एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा को सेंट्रल सर्वर पर नहीं लाते, बल्कि मॉडल को ही डेटा सोर्सेज जैसे अलग-अलग हॉस्पिटल्स पर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। इससे पेशेंट डेटा की प्राइवेसी बनी रहती है। अच्छा, ये तो काफी स्मार्ट अप्रोच है। हाँ, और कई देश जैसे USA, कनाडा, जापान, इंडोनेशिया रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जहां नए एआई हेल्थ केयर टूल्स को रियल वर्ल्ड सेटिंग में टेस्ट किया जा सकता है, उनकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को जांचा जा सकता है फुल स्केल डिप्लॉयमेंट से पहले। तो भारत के लिए स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं? अगर यूपीएससी मेंस में एआई एंड हेल्थ केयर पर सवाल आता है तो किन की पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, कुछ मुख्य सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, इम्प्रूव डेटा डाइवर्सिटी। बायस कम करने के लिए जरूरी है कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में भारत की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने वाले डेटा सेट्स का इस्तेमाल हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, ब्रिज अर्बन रूरल डिवाइड। एआई पावर्ड टेलीमेडिसिन और रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस को ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना होगा ताकि हेल्थ केयर एक्सेस बढ़े। तीसरा, एंश्योर एथिकल ओवरसाइट। ICMR की एथिकल गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो और एक्सप्लेनेबल एआई यानी XAI को बढ़ावा दिया जाए ताकि डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट रहे। और डॉक्टर की भूमिका? हाँ, वही चौथा पॉइंट है, अडॉप्ट ह्यूमन इन द लूप मॉडल। मतलब क्रिटिकल क्लिनिकल डिसीजंस में एआई को सिर्फ एक सपोर्ट टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। फाइनल डिसीजन हमेशा ह्यूमन एक्सपर्ट यानी डॉक्टर का ही होना चाहिए। सही। और इनोवेशन? पांचवा, एनकरेज इनोवेशन। रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस स्थापित करके और पब्लिक प्राइवेट R&D पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देकर इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही WHO के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रोटेक्ट ह्यूमन ऑटोनॉमी, प्रमोट वेलबीइंग, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, फॉस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योर इंक्लूसिवनेस और प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, इनको अपनाना भारत के लिए फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर एआई में क्रांति लाने की क्षमता तो है, पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। एथिकल गवर्नेंस, बायस मिटिगेशन, रोबस्ट डेटा सिक्योरिटी और क्लियर अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, ये सब बहुत जरूरी है। चलिए अब रुख करते हैं कैंसर थेरेपी की दिशा में हो रही एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट की तरफ। रशिया से खबर है कि वो 2 मेजर थेरेपीज पर काम कर रहा है। एक है ऑन्कोलिटिक वैक्सीन और दूसरा पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन्स। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों अप्रोचेस कैंसर ट्रीटमेंट के फ्यूचर को शेप कर सकती हैं। पहले बात करते हैं ऑन्कोलिटिक वैक्सीन की, जिसका नाम एंटोरोमिक्स बताया जा रहा है।
ये ऑन्कोलिटिक वायरसेस यानी ओवीज का इस्तेमाल करती है। ऑन्कोलिटिक वायरसेस, ये क्या होते हैं? ओवीज ऐसे खास किस्म के वायरसेस होते हैं जिन्हें लैब में मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो सिलेक्टिवली मतलब चुनकर सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करें और उन्हें नष्ट कर दें और नॉर्मल हेल्दी सेल्स को नुकसान न पहुंचाएं। अच्छा। एंटेरोमिक्स में 4 नॉन पैथोजेनिक मतलब बीमारी न फैलाने वाले एंटेरोवायरसेस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। दावा है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% सक्सेस मिला है। इनिशियल टारगेट कोलोरेक्टल कैंसर है, लेकिन ग्लियोब्लास्टोमा जो एक तरह का ब्रेन ट्यूमर है और मेलेनोमा यानी स्किन कैंसर पर भी रिसर्च चल रही है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि वायरस से कैंसर का इलाज, ये काम कैसे करता है असल में? इसका मैकेनिज्म क्या है? हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, पर इसका मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके। ये डुअल एक्शन करता है, 2 तरह से काम करता है। अच्छा, कैसे? पहला, ये ओवीज सीधे कैंसर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर अपनी संख्या बढ़ाते हैं मतलब रेप्लिकेट करते हैं और आखिरकार सेल को फाड़कर बर्स्ट करके बाहर निकल आते हैं। इससे वो कैंसर सेल मर जाती है। ओके, ये तो हुआ डायरेक्ट किलिंग। हाँ, और दूसरा एक्शन तब होता है जब कैंसर सेल फटती है। उससे निकलते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस। अब इन एंटीजेंस को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और एक्टिव हो जाता है। फिर इम्यून सिस्टम शरीर में बची हुई दूसरी कैंसर सेल्स को ढूंढकर मारता है। अच्छा, तो ये इम्यून सिस्टम को भी जगह देता है। एग्जैक्टली तो ये डायरेक्ट किलिंग के साथ साथ एक टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी ट्रिगर करता है। और इसका एक बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि इससे कैंसर रिकरेंस यानी कैंसर के वापस आने के खिलाफ एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलने की संभावना बनती है। वाह, ये तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और दूसरी तकनीक है पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन्स। ये क्या है और ऑन्कोलिटिक वैक्सीन से कैसे अलग है? ये एक और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं कि हर पेशेंट के ट्यूमर का जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है ताकि उसके स्पेसिफिक म्यूटेशंस या यूनिक आइडेंटिफायर्स जिन्हें ट्यूमर एंटीजेंस कहते हैं उनका पता लगाया जा सके। हर मरीज के लिए अलग? हाँ बिल्कुल, फिर उस पेशेंट के लिए एक कस्टमाइज्ड mRNA वैक्सीन तैयार किया जाता है। ये वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को सिखाता है कि वो उन स्पेसिफिक ट्यूमर एंटीजेंस को पहचाने और उन पर हमला करे। इसका मैकेनिज्म कुछ कोविड-19 mRNA वैक्सीन जैसा है क्या? हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। इसमें एक mRNA सीक्वेंस होता है जो पेशेंट के स्पेसिफिक ट्यूमर एंटीजन को एनकोड करता है। इसे लिपिड नैनो पार्टिकल्स में पैक करके शरीर में इंजेक्ट करते हैं। शरीर की कोशिकाएं इस mRNA को पढ़कर वो स्पेसिफिक एंटीजन बनाती हैं। इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को फौरन समझकर एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडीज के साथ साथ टी सेल्स भी बनाता है जो कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या दिख रहे हैं? क्या फायदे हैं इस अप्रोच के? बेनिफिट्स कई है। पहला, रैपिड डेवलपमेंट। एक बार ट्यूमर का जेनेटिक सीक्वेंस पता चल जाए तो वैक्सीन तेजी से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। ये टी सेल और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स दोनों को ट्रिगर करता है जो ज्यादा असरदार हो सकता है। तीसरा, सेफ्टी। इसमें लाइव वायरस का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये सापेक्ष रूप से सेफर माना जाता है। और सबसे बड़ा फायदा पर्सनलाइजेशन का है शायद। हाँ बिल्कुल, ये हर पेशेंट की यूनिक ट्यूमर प्रोफाइल को टारगेट करता है जिससे इफेक्टिवनेस बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन चैलेंजेस भी होंगे इसमें। हाँ बिल्कुल है। इन वैक्सीन्स को अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, करीब -70 डिग्री सेल्सियस पर। ये लॉजिस्टिक्स को मुश्किल बनाता है, खासकर भारत जैसे देश में। हाँ, ये तो है। फिर फीवर, फटीग जैसे शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा अभी लिमिटेड है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और पर्सनलाइजेशन के कारण ये बहुत महंगा भी हो सकता है। तो एक्सेस मतलब ये इलाज कितने लोगों तक पहुंच पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। What's fascinating here is ये दोनों ही थेरेपीज, ऑन्कोलिटिक वैक्सीन्स और mRNA वैक्सीन्स, ये कैंसर ट्रीटमेंट को वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से हटाकर प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी की तरफ ले जा रही हैं। ये भविष्य में कैंसर को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज करने और शायद लॉन्ग टर्म रिमिशन हासिल करने की उम्मीद जगाती हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि अभी ये अर्ली स्टेजेस में है। बिल्कुल। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ते हुए चलिए अब ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझने की कोशिशों पर नजर डालते हैं जो फंडामेंटल साइंस के लिए जरूरी हैं। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर जैंगमन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी JUNO एक्टिवेट किया है। ये कहाँ स्थित है और इतना बड़ा यंत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, JUNO चीन के गोंगडोन प्रोविंस के जियांगमन शहर में है और ये जमीन से 700 मीटर नीचे बनाया गया एक विशाल डिटेक्टर है। 700 मीटर नीचे? इतना गहरा क्यों? इसका मुख्य पर्पस है न्यूट्रिनोज का अध्ययन करना। न्यूट्रिनोज बहुत ही छोटे, लगभग मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो यूनिवर्स में भारी संख्या में मौजूद हैं और उसके इवोल्यूशन को समझने के लिए की माने जाते हैं। इन्हें इतना गहरा अंडरग्राउंड इसलिए बनाया गया है ताकि पृथ्वी की जो चट्टानें हैं वो ऊपर से आने वाले कॉस्मिक रेज और दूसरे बैकग्राउंड पार्टिकल्स जैसे म्यूऑन्स को रोक सकें। ये पार्टिकल्स न्यूट्रिनो सिग्नल्स में इंटरफेरेंस मतलब बाधा पैदा कर सकते हैं। अच्छा, और ये डिटेक्टर काम कैसे करता है? ये दुनिया के सबसे बड़े लिक्विड सिंटिलेटर डिटेक्टर्स में से एक है।
इसमें हजारों टन खास किस्म का लिक्विड भरा है। जब कोई न्यूट्रिनो इस लिक्विड के किसी एटम से इंटरैक्ट करता है तो एक लाइट फ्लैश पैदा होता है। इस फ्लैश को हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर्स पकड़ते हैं। इसके मेन साइंटिफिक गोल्स क्या हैं? मतलब वैज्ञानिक इससे क्या जानना चाहते हैं? जूनो के 3 मुख्य साइंटिफिक गोल्स हैं। पहला है मास हायरार्की डिटर्मिनेशन। देखो, हमें पता है कि न्यूट्रिनोज 3 टाइप्स या फ्लेवर्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। और ये भी पता है कि इनमें थोड़ा मास होता है, लेकिन बहुत कम। पर ये नहीं पता कि कौन सा सबसे भारी है और कौन सा सबसे हल्का। उनके मासेस का ऑर्डर यानी हायरार्की पता लगाना फंडामेंटल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, और दूसरा गोल है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। न्यूट्रिनोज की एक बड़ी अजीब प्रॉपर्टी है कि वो ट्रैवल करते हुए एक टाइप से दूसरे टाइप में बदल सकते हैं। इसे न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं। जूनो इन ऑसिलेशंस को बहुत हाई प्रिसिजन से मेजर करेगा, जिससे हमें न्यूट्रिनोज के बारे में और जानकारी मिलेगी। और तीसरा गोल है सोलर एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज। ये सन से आने वाले न्यूट्रिनोज सोलर न्यूट्रिनोज, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेस के टकराने से बनने वाले न्यूट्रिनोज एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज, और यहां तक कि दूर के सुपरनोवा विस्फोटों से आने वाले न्यूट्रिनोज को भी डिटेक्ट करेगा। इनसे हमें सन कैसे काम करता है, अर्थ का कोर कैसा है और ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में नई जानकारी मिलेगी। ये न्यूट्रिनोज इतने रहस्यमय क्यों हैं? इन्हें अक्सर घोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, घोस्ट पार्टिकल्स नाम बिल्कुल सही बैठता है इन पर। ये वाकई बेहद इल्यूजिव है, मतलब पकड़ में ना आने वाले। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनका मास बहुत ही कम है, इतना कम कि हम अभी तक ठीक से नाप नहीं पाए हैं। इन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता और इनका कोई मेजरेबल साइज भी नहीं होता। और ये मिलते कहाँ हैं? हर जगह। यूनिवर्स में फोटॉन्स यानी लाइट पार्टिकल्स के बाद ये दूसरे सबसे अबंडेंट पार्टिकल्स हैं। और अगर मेटा पार्टिकल्स की बात करें जिनका मास होता है, तो उनमें ये सबसे अबंडेंट है। फिर इन्हें डिटेक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरेक्ट करते हैं, मतलब बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं, सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी के जरिए। इसीलिए ये किसी भी चीज, इंसान, पहाड़, पूरी पृथ्वी से लगभग बिना रुके आर पार निकल जाते हैं। हर सेकंड खरबों न्यूट्रिनोज हमारे शरीर से गुजर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसी वजह से इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। कमाल है। क्या भारत का भी कोई न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट है? हाँ, बिल्कुल। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी INO। ये तमिलनाडु के बॉडी वेस्ट हिल्स में प्रस्तावित है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST फंड कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज का अध्ययन करना है। और दुनिया में और कौन से बड़े ऑब्जर्वेटरीज हैं? दुनिया में अन्य प्रमुख ऑब्जर्वेशंस में अंटार्कटिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, चीन का ट्राइडेंट यानी ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, और USA का ड्यून यानी डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट शामिल है। तो जूनो जैसे प्रोजेक्ट्स का ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जूनो जैसे प्रोजेक्ट्स हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेंगे, जैसे मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री यानी यूनिवर्स में मैटर ज्यादा क्यों है एंटी मैटर से, कॉस्मिक एवोल्यूशन कैसे हुआ, डार्क मैटर क्या है, यूनिवर्स का एनर्जी बैलेंस कैसे काम करता है। और ये चीन को पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च में USA, जापान और भारत जैसे देशों के साथ एक प्रमुख खिलाड़ी बना रहा है। ब्रह्मांड की बात चली रही है तो 2 और दिलचस्प खगोलीय घटनाओं का जिक्र जरूरी है जो हाल ही में खबरों में थीं। पहला है एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंस, शॉर्ट में ENTs। ये क्या है? ENTs यानी एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंस कॉस्मिक इवेंट्स की एक नई क्लास है जिसे हाल ही में पहचाना गया है। डेफिनेशन के तौर पर ये तब होते हैं जब कोई बड़ा तारा, मतलब सूर्य के मास से कम 3 गुना ज्यादा भारी तारा, किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल SMBH के बहुत करीब से गुजरता है। और फिर क्या होता है? इमेंस ग्रेविटी होती है। उसके टाइडल फोर्सेस उस तारे को चीर देती है, उसे खींचकर लंबा और पतला एक स्पगेटी जैसा आकार दे देती है। इस प्रोसेस को स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। स्पैगेटिफिकेशन, बड़ा अजीब नाम है। हाँ, इस दौरान तारे का जो मैटर है वो ब्लैक होल में गिरने लगता है और इससे प्रचंड मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। इसी रेडिएशन को हम AOB के रूप में डिटेक्ट करते हैं। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें स्टार ब्लैक होल इंटरैक्शंस, गैलेक्टिक सेंटर्स के डायनामिक्स और एक्सट्रीम ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट्स में एनर्जी कैसे रिलीज होती है, इन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। अच्छा, और दूसरी खोज है एक क्वाजीमून 2025 PN7। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे पृथ्वी के पास पाया है। ये क्वाजीमून क्या होते हैं? ये असली चांद जैसे नहीं होते? आमतौर पर एस्ट्रॉइड्स जो सन को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन उनका ऑर्बिटल पाथ किसी प्लैनेट जैसे हमारी पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। मतलब? आसान भाषा में कहें तो वो सन का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के साथ साथ चलते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहे हैं, पर असल में वो सीधे पृथ्वी को ऑर्बिट नहीं करते।
उनका मोशन मुख्य रूप से सन की ग्रेविटी से कंट्रोल होता है, लेकिन एक तरह की ऑर्बिटल रेजोनेंस, एक ग्रेविटेशनल डांस समझ लीजिए, उसके कारण वो लंबे समय तक प्लैनेट के करीब बने रहते हैं। तो ये 25PN7 नया है। हाँ, ये हाल ही में खोजा गया है। इससे पहले पृथ्वी के करीब 6 क्वाजी-मून्स पहचाने गए थे। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्लैनेटरी ऑर्बिटल डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं और भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए पोटेंशियल टारगेट्स भी हो सकते हैं। चलिए अंतरिक्ष के रहस्यों से वापस पृथ्वी पर आते हैं और बात करते हैं भारत की टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की दिशा में एक अहम कदम की। हाल ही में भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन हरियाणा में हुआ है। ये कितना महत्वपूर्ण है, खासकर आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से? हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 20 करोड़ बैटरी पैक्स प्रति वर्ष बताई जा रही है। 20 करोड़? ये भारत की जरूरत के हिसाब से कितना है? देखिए, भारत की मौजूदा एनुअल डिमांड लगभग 50 करोड़ पैक्स के आसपास है, तो ये प्लांट अकेले ही करीब 40% डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सकता है। ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, ये तो काफी है। और ये किस स्कीम के तहत बना है? इस प्लांट को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC स्कीम के तहत स्थापित किया गया है। ये स्कीम डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए है। अच्छा, ये लायन बैटरीज आजकल इतनी चर्चा में क्यों हैं? हर जगह फोन में, लैपटॉप में, अब गाड़ियों में भी। थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये काम कैसे करती हैं और इनके खास फायदे क्या हैं जो इन्हें इतना पॉपुलर बनाते हैं। बिल्कुल, लायन बैटरी एक तरह की रिचार्जेबल बैटरी है जो आज लगभग हर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs में इस्तेमाल हो रही है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान लिथियम आयंस के मूवमेंट पर आधारित है। कैसे? इसमें 2 मेन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो आमतौर पर ग्रेफाइट से बना एनोड होता है, ओके। और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो किसी मेटल ऑक्साइड से बना कैथोड होता है। इनके बीच एक लिक्विड या सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होता है जो लिथियम आयंस को मूव करने देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं। अच्छा। चार्जिंग के दौरान बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने पर लिथियम आयंस कैथोड से निकलकर इलेक्ट्रोलाइट के जरिए एनोड में जाते हैं और वहां स्टोर हो जाते हैं। ओके। डिस्चार्जिंग के दौरान जब आप बैटरी यूज करते हैं तो ये आयंस वापस एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। इसी मूवमेंट से एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और आपकी डिवाइस चलती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्यों दूसरी बैटरी से बेहतर हैं ये? इनके कई एडवांटेजेस हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है हाई एनर्जी डेंसिटी, मतलब ये अपनी साइज और वेट के हिसाब से काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, लगभग 75 से 200 वॉट पर केजी तक। इससे डिवाइसेस हल्के और ज्यादा चलने वाले बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरा फायदा है लाइट वेट। इनमें लिथियम और कार्बन जैसे हल्के मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। तीसरा, ये रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक हैं। पुरानी लीड एसिड बैटरीज की तुलना में इनमें कम हैवी मेटल्स होते हैं। हालांकि इनका डिस्पोजल और रिसाइकलिंग अभी भी एक चैलेंज है। और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। इनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है। सेल्फ डिस्चार्ज रेट कम होता है, मतलब रखे रखे चार्ज कम खत्म होता है। और इनमें मेमोरी इफेक्ट नहीं होता जो पुरानी NICD बैटरीज में होता था कि बार बार आधा चार्ज करने से बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती थी। फायदे तो बहुत हैं, लेकिन भारत जैसे देश के लिए चुनौतियां भी कम नहीं होंगी, खासकर सप्लाई चेन और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर। आपने रिसाइकलिंग का जिक्र किया। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां गंभीर हैं। पहली और सबसे बड़ी है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। देखिए, ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन का लगभग 50% और लायन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का करीब 70% आज चीन कंट्रोल करता है। ओह, तो भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर निर्भर है। हाँ, आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2018 से 2022 के बीच करीब $1.2 बिलियन की लियॉन बैटरीज इंपोर्ट की। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना बहुत अच्छा कदम है, लेकिन रॉ मटेरियल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल के लिए हम अभी भी काफी हद तक आयात पर निर्भर रहेंगे। इनके लिए हमें दूसरे देशों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करनी होंगी। और सेफ्टी रिस्क्स, हमने फोन या स्कूटर की बैटरी फटने की खबरें सुनी है। हाँ, वो दूसरा बड़ा चैलेंज है। लियॉन बैटरीज में फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल होते हैं। अगर बैटरी ओवरचार्ज हो जाए, फिजिकल डैमेज हो या मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट हो तो इनमें आग लगने या एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। इसलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग बहुत जरूरी हैं। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, माइनिंग और वेस्ट का क्या? तीसरा बड़ा कंसर्न है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। लिथियम माइनिंग एक वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। अनुमान है कि 1 टन लिथियम निकालने में लगभग 2000 टन पानी खर्च होता है। ये उन इलाकों के लिए बड़ी समस्या है जहां पानी की कमी है। बाप रे। और इस्तेमाल हो चुकी बैटरीज का सेफ डिस्पोजल और रिसाइकलिंग भारत में अभी भी शुरुआती दौर में है। अगर इन्हें ठीक से मैनेज न किया जाए तो इनसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और सॉइल वाटर कंटामिनेशन का खतरा बढ़ता है। हमें एक रोबस्ट रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। आपने EMC स्कीम का जिक्र किया था,
वो इसमें कैसे मदद करती है? हाँ, ईएमसी स्कीम जिसे मेटी ने 2012 में लॉन्च किया था, उसका लक्ष्य ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ईएसडीएम सेक्टर के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इसके तहत ग्रीनफील्ड ईएमसीज यानी बिल्कुल नए क्लस्टर्स बनाने के लिए सरकार प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए पर 100 एकर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और ब्राउनफील्ड ईएमसीज यानी मौजूदा क्लस्टर्स को अपग्रेड करने के लिए 7.5% तक मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट मदद मिलती है। हरियाणा का ये लायायोन प्लांट इसी स्कीम का एक उदाहरण है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की कोशिश का हिस्सा है। अच्छा, चलिए एआई की दुनिया में वापस लौटते हैं। एक और दिलचस्प डेवलपमेंट है हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल, एचआरएम। ये क्या चीज़ है और मौजूदा एआई मॉडल्स जैसे चैटजीपीटी वगैरह से कैसे अलग है? एचआरएम एक नया एआई रीजनिंग फ्रेमवर्क है जो सेपिएंट नाम की कंपनी के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। इसकी खासियत यह है कि ये ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग से इंस्पायर्ड है। ह्यूमन ब्रेन से कैसे? हाँ, ये ब्रेन के हायरार्किकल मल्टी टाइम स्केल प्रोसेसिंग सिस्टम पर मॉडल किया गया है। मतलब ये उस तरीके की नकल करने की कोशिश करता है जैसे हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस और एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स पर प्रोसेस और इंटीग्रेट करते हैं। सोचो, हम किसी चीज को समझते हैं तो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप नहीं सोचते, बल्कि अलग अलग लेवल पे सोचते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। हाँ, बात तो सही है। तो ये करंट एलएलएम से बेहतर कैसे है? वो चेन ऑफ थॉट इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, करंट एलएलएम्स जैसे चैटजीपीटी वगैरह में चेन ऑफ थॉट कॉट रीजनिंग इस्तेमाल होता है जो एक लीनियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एचआरएम का दावा है कि ये कॉट की लिमिटेशंस को ओवरकम करता है। ये मल्टी लेवल और कॉन्टेक्स्ट अवेयर रीजनिंग को इनेबल करता है। तो इसका असली महत्व या सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्या कर पाएगा जो अभी के एआई नहीं कर पाते? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये एआई को ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने और ज्यादा न्यूआंस्ड मतलब बारीक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद कर सकता है। ह्यूमन रीजनिंग सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलता, उसमें कॉन्टेक्स्ट, इंट्यूशन, अलग अलग लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये सब शामिल होता है। एचआरएम इसी दिशा में एक कदम है। ये एआई को ज्यादा फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल और ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज देने की क्षमता रखता है, जो एआई डेवलपमेंट का एक बड़ा लक्ष्य है। इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत अपनी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को भी संजो रहा है और उन्हें फॉर्मलाइज कर रहा है। इसी कड़ी में एफएसएसआई और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुर्वेदा आहारा प्रोडक्ट्स की एक डेफिनेटिव लिस्ट जारी की है। इसका क्या मतलब है एस्पिरेंट्स के लिए? ये क्या चीज़ है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स आयुर्वेदा आहारा रेगुलेशंस 2022 का हिस्सा है, जिन्हें एफएसएसए ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर बनाया है। इसका पर्पस है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के अनुसार बनाए गए फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्लियर गाइडलाइंस, लेबलिंग रूल्स और फॉर्मुलेशन स्टैंडर्ड्स तय करना। मतलब अब आयुर्वेदिक खाने की चीज़ों के लिए भी नियम होंगे? हाँ, बिल्कुल। इससे कंज्यूमर्स को इन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी, सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में भरोसा मिलेगा और जो मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं उनसे बचाव होगा। ये प्रोडक्ट्स क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स में वर्णित रेसिपीज और कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। कुछ एग्जांपल्स दे सकती हैं? हाँ, इसमें कुछ पारंपरिक प्रेपरेशंस शामिल हैं, जैसे अंगार का कटी, एक तरह की पकी हुई गेहूं की गोली, खिशारा, एक प्रकार की खिचड़ी, पानका, फलों से बना पेय, दधी, दही आधारित व्यंजन और गुलकंद, गुलाब की पंखुड़ियों का मुरब्बा। अच्छा, गुलंते को सुना है। हाँ, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये आयुष बेस्ड न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देगा और भारत की जो रिच ट्रेडिशनल डाइटरी विजडम है उसे साइंटिफिक वैलिडेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ मेन स्ट्रीम में लाने में मदद करेगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स के कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस और रेगुलेशन का एक अच्छा उदाहरण है। कैसे हम अपनी विरासत को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल एज से जोड़ने का एक और उदाहरण है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा नेशनल आयुर्वेदा डे, जो 2025 में सितंबर 23 को मनाया गया था, पर लॉन्च किया गया DRAVA पोर्टल। ये पोर्टल किस बारे में है? ड्राव्या का फुल फॉर्म है डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस। काफी लंबा नाम है। हाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका पर्पस आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें द्रव्य कहते हैं, और फॉर्मुलेशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिपोजिटरी बनाना है। ये एक तरह का ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया होगा जिसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स, मिनरल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स और उनसे बनने वाले क्लासिकल फॉर्मुलेशंस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए ये डेटा रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स, स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स और आम पब्लिक सबके लिए इजीली एक्सेसिबल होगा। फीचर्स की बात करें तो इसे भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट डेटाबेस बताया जा रहा है। ये क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स और फील्ड स्टडीज से मिली जानकारी को इंटीग्रेट करता है और इसे कंटिन्यूअसली अपडेट भी किया जाता रहेगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये आयुर्वेदा की रिसर्च, एजुकेशन, क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ावा देगा। ये ग्लोबल लेवल पर आयुर्वेदा की विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा
और हेल्थ केयर में AIUS सिस्टम्स के एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेशन को मजबूत करने में मदद करेगा। मतलब दावों के पीछे का आधार क्या है वो आसानी से पता चल सकेगा। तो आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ AI और mRNA वैक्सीन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज स्वास्थ्य सेवा बदल रही हैं, जियोनो जैसे प्रयोग ब्रह्मांड के राज खोल रहे हैं, वहीं भारत लायान प्लांट जैसे कदमों से मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और साथ ही आयुर्वेदा, आहारा और द्रव्य पोर्टल के जरिए अपनी पारंपरिक विरासत को भी मजबूती दे रहा है। मतलब एक मल्टीप्रोंग्ड अप्रोच दिख रही है। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।